हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सीयूईटी के इकोनॉमिक्स एग्जाम में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और खासकर चैप्टर वाइज बताऊंगा, ताकि कई बार बच्चों का एक या दो क्वेश्चन कट जाता है, गलत हो जाता है इस माइनर गलती की वजह से। देखो बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, राइट, उस इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है। देखो, पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा, अगर मैं बात करूं पीपीसी का, जिसमें कुछ बारीकियां हैं। अब देखो, पीपीसी के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अब कोई भी कर्व जो होता है, अगर इकोनॉमिक्स में बात करूं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है, जैसे पहला वाला कर्व आप देखो, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। अब किसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की जो शेप होती है वो तीन तरह से बन सकती है। अब उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब होता है कि इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। अगर वो कॉनकेव बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये कि स्लोप ऊपर कम होगा और नीचे थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये जो कॉन्वेक्स शेप लेता है, इसका मतलब होता है इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि स्लोप ऊपर ज़्यादा होगा, मान लो वैल्यू दे दूँ 4, और नीचे कम होगा यानी 1। अब ये सेम फंडा आपके पूरे इकोनॉमिक्स में चलता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बजट लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट होती है, तो उसका कांस्टेंट स्लोप है। पीपीसी आपका कॉनकेव होता है, जो हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट के लिए अगर देखें तो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि उसका स्लोप डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ बारीक बातें तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर इसी के अंदर पीपीसी क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है उसका एक ही रीज़न होता है, एक गुड को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तभी कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अच्छा, अब पीपीसी के इस कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरा इसी के अंदर बारीक पॉइंट होता है वो होता है एमओसी या एमआरटी, जो इसका स्लोप है। बेसिकली पीपीसी का स्लोप को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको निकालने का फॉर्मूला तो मैक्सिमम बच्चों को पता है, डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा गुड्स गेन्ड। लेकिन इसमें कई बार बच्चे जल्दीबाजी करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे दो गुड्स हैं एक्स और वाई, तो एक गुड मैं गेन करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 10 से 14 तक पहुंच गया तो मैंने गेन करा, और दूसरा गुड मैं सेक्रीफाइस करूंगा, फॉर एग्जांपल 20 था और अब सिर्फ 8 बना रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि आप सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो, उसका चेंज लेना है, वो है 12। और आपको साथ ही साथ जो गेन कर रहे हो उसका भी चेंज लेना है, वो है 4। तो इसका स्लोप हो गया आंसर 3। हाँ, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में -3 दे रखा है तो आपको -3 लेना पड़ेगा। अब ये माइनस कैसे पता चलता है, क्योंकि एक गुड आप देखो तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और एक गुड गेन कर रहे हो, तो इसका मतलब इसको मैं प्लस बोल सकता हूँ, इसको मैं माइनस बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि जो सेक्रीफाइस हो रहा है तो कम, गेन हो रहा है तो प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव होगा। अब इस बात को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि पूरे इकोनॉमिक्स में जितने भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हैं, कोई भी, चाहे पीपीसी हो, चाहे इंडिफरेंस कर्व हो, बजट लाइन हो, इन सब के स्लोप बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होते हैं, तो चाहे हम बोलें या ना बोलें। अब डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो उसका भी स्लोप बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जितने भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं उन सब का स्लोप होता है पॉजिटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपका दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर बस एक ही चीज़ बारीक है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो कंडीशंस होती हैं, जैसे सिंगल कमोडिटी की है कि MUM प्राइस के बराबर है, टू कमोडिटी की है कि MUX अपॉन PX बराबर है MUY अपॉन PY के, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर मैं इंडिफरेंस कर्व वाली भी डाल दूँ सेफ्टी मार्जिन के लिए, तो उसकी कंडीशन है कि MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, है ना। तो बस आप ये ध्यान रखो कि ये तीन जो कंडीशंस हैं, इसमें क्वेश्चन आपसे ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन दे देता है। वो बोल देगा कि कुछ ऐसा हो गया कि MUM ज़्यादा हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि ये ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि ये ज़्यादा हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंज्यूमर का रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है। तो आप सिंपल से इसको रट भी सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है तो इन तीनों में सेम ही आंसर रहता है कि कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा। सिंपल, तो ईजी हो गया। और अगर RHS साइड ज़्यादा होगी, मान लो इसको उल्टा कर दूं, ये सारे सिंबल ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का कुछ ऐसा प्राइस वाइज चेंज हुआ कि RHS की वैल्यू बड़ी हो गई, तो इन सब में आपका एक ही स्टैंडर्ड आंसर होगा कि कंज्यूमर गुड एक्स का कंजम्पशन कम कर देगा या ऑल्टरनेटिवली गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो हर केस में आपका सेम आंसर ही चल सकता है।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो डिमांड, डिमांड क्या है, फैक्टर क्या है, वो सब आप कर लेते हो, है ना। डिमांड का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मेन आता है। डिमांड में आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो इंक्रीज या डिक्रीज बोलता है तो डिमांड जो है अगर इंक्रीज कर रहा है तो राइट शिफ्ट है, डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट है ना, वो तो अपने को पता है। लेकिन उसके रीजंस थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि ये रीजंस हमारे मार्केट के इक्विलिब्रियम में भी काम आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, चलो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब डिमांड कर्व जो है वो क्या है, बेसिकली अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन इसका स्लोप निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल होता है। तो देखो मान लो ये डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लिखते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं। तो वाई एक्सिस पे जितना चेंज हुआ और एक्स एक्सिस पर जितना चेंज हुआ, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, प्राइस का चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का चेंज, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये हमको पता होना चाहिए। अब ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, लेकिन अब देखो इसमें बड़ी अच्छी बात, डिमांड कर्व 5 तरह की इलास्टिसिटी दिखाता है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इन्फिनिटी, थोड़ा सा फ्लैटर है तो मोर देन 1, नॉर्मल है तो इक्वल टू 1, थोड़ा सा स्टीपर है तो लेस देन 1, और वर्टिकल है बिल्कुल ऐसा, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। तो इस पर भी डिमांड के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इलास्टिसिटी के तो अलग अलग मेथड्स हैं, वो सीधा न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें बस हाँ एक्सपेंडिचर मेथड पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसमें ध्यान रखो कि भैया देखो एक्सपेंडिचर मेथड 3 तरह की वैल्यूज़ बताता है, या तो मोर देन 1 या लेस देन 1 या इक्वल टू 1। मोर देन 1 को वो बोलता है इलास्टिक, लेस देन 1 को वो बोलता है इनइलास्टिक, और इक्वल टू 1 को तो बोलता है यूनिट इलास्टिक। अब वो कब होगा, मोर देन इलास्टिक आपको पता है कि जब प्राइस और टीई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, ऊपर नीचे, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब इनइलास्टिक, और अगर टीई चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब इक्वल टू 1। अब इसमें देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको समझना है, जो गलती करते हैं काफ़ी बच्चे। अब मान लो इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो आया -1.2 या आंसर आया -0.8, क्योंकि आंसर तो इलास्टिसिटी का बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है। अब बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स लगाने लगता है, वो कहता है कि यार -1.2 या -0.8, तो वो बच्चा सोचता है ये तो लेस देन 1 है, वो दोनों को लेस देन 1 समझता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक वाला लेस देन 1 है। यहाँ पर सारी इलास्टिसिटी की वैल्यूज जो है ना वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही मानी जाती हैं। तो लेस देन 1 उसका कहने का मतलब होता है कि आपका आंसर जो आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो इसको लेस देन 1 बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो आंसर आ रहा है -1.2, इसको बोलते ऐसे हैं कि ये मोर देन 1 है, क्योंकि आंसर तो 1.2 आ रहा है ना, तो इसको इलास्टिक बोलते हैं। तो कई बार बच्चे मैथमेटिकल वैल्यू में इकोनॉमिक्स लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इकोनॉमिक्स जो ये कह रही है वो मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ पर मोर देन 1 कहने का मतलब होता है कि आंसर 1.2 आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा आ रहा है, और लेस देन 1 कहने का मतलब है आंसर 1 से छोटा आ रहा है। नेगेटिविटी तो बाय डिफॉल्ट उसका एक मैथमेटिकल नेचर है इलास्टिसिटी का, तो ये ध्यान रखना। काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। पता चला इलास्टिसिटी का आंसर आ गया -1.1, और बहुत सारे बच्चे क्या ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, लेस देन 1 इज द आंसर। तो ये लेस देन 1 नहीं है, ये मोर देन 1 ही है। दिस इज मोर देन 1। तो इसको चाहे माथे पर टैटू बनवा लो, अभी 5 नंबर बच जाएंगे, ये गलती एग्जाम में हो ना जाए। तो ये मोर देन 1 आंसर ही होगा, ये ध्यान रखना है ना। अच्छा, बाकी तो सब मेथड सिंपल है, वो सब फॉर्मूला आपको पता ही है। अब आ जाओ सप्लाई में। सेम चीज सप्लाई के अंदर है, उसमें अपने कर्व क्या है, सारे के सारे अपवर्ड स्लोपिंग है ना। तो सब कुछ सेम है, वही इलास्टिसिटी भी सेम। फ्लैटर कर्व है तो मोर देन 1, ये है तो 0, ये है तो इक्वल टू 1, फ्लैटर है तो ग्रेटर देन 1, सॉरी ये स्टीपर था तो लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1, और अगर वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल मतलब तो इन्फिनिटी। तो सप्लाई कर्व जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अपवर्ड स्लोपिंग। बस उनकी इलास्टिसिटी की डिग्री भी वही 5 होंगी, 0 या लेस देन 1 या इक्वल टू 1 या मोर देन 1 या इन्फिनिटी। तो सप्लाई के अंदर बस आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर वही सेम लॉजिक ये दोनों में है, डिमांड सप्लाई में, प्राइस की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन टिक करना। अदर देन प्राइस कोई फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बस आपको रीजन बहुत अच्छे से आने चाहिए कि इंक्रीज के क्या क्या हैं और डिक्रीज के क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो जो चैप्टर्स होते हैं आपका रेवेन्यू या कॉस्ट या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ना, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर के 3 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं।
रेवेन्यू चैप्टर तो पूरा का पूरा आपका ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो इसको हमेशा ऐसे ही ध्यान रखो, एक है परफेक्ट मार्केट और एक है इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है? इसमें रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या रिलेशंस होते हैं देखो, टीआर और एमआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरह के मार्केट्स में। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एआर और एमआर। तो इसमें आप बस क्या गलती मत करना कि किस पॉइंट में क्या चलता है वो बिहेवियर पता होना चाहिए कि कब जीरो है तो कौन मैक्सिमम है, कौन ग्रेटर है तो कौन कैसा राइज करेगा, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेम गोज विद कॉस्ट चैप्टर। कॉस्ट चैप्टर में जितने भी रिलेशन है ना, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स यहाँ पर कट जाते हैं क्योंकि वो कोई ऐसा पॉइंट दे देगा कि व्हेन एमसी राइजेस एसी आल्सो राइजेस। तो इस तरह की बातें आपको रिलेशन की बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी कॉस्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं ऑब्वियसली वो सारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो उसकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो आप इजीली कर पाओगे। अच्छा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट, तो ए आर इज इक्वल टू ए सी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ए आर ग्रेटर देन ए सी। अच्छा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट का भी कंडीशन पता होना चाहिए, वो होता है एम आर इज इक्वल टू एम सी, या हम कह सकते हैं टी आर इज इक्वल टू टी सी। हालांकि ये वाली ज़्यादा याद रखनी है आपको, मेनली तो ये है एम आर इज इक्वल टू एम सी पहली कंडीशन, और दूसरी एम सी जो है वो नीचे से कट करेगा, पर वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल के एंगल से। तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी। तो इन 3 चैप्टर में बहुत सारी जो रिलेशंस है ना, वो हमको अच्छे से पता होने चाहिए। और इनफैक्ट रिलेशन से मुझे याद आया कि जो यूटिलिटी के अंदर भी या प्रोडक्शन के अंदर भी रिलेशंस होते हैं ना, वो चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में भी बड़े सारे रिलेशंस हैं, टीपीएमपी का शॉर्ट रन में या टीपीएपी का शॉर्ट रन में या टीपीएमपी का लॉन्ग रन में। उसमें बस एक गलती मत करना, शॉर्ट रन जब भी होगा तो लॉ का नाम याद रखना, रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉन्ग रन होगा तो याद रखना रिटर्न्स टू स्केल। ये इस पे क्रक्स होता है। और फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर, मार्केट। उसके अंदर परफेक्ट मार्केट भी आप ले सकते हो टॉपिक, उसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन भी ले सकते हो, एफएडी थ्योरीज भी ले सकते हो, वो सब सिंपल है। परफेक्ट मार्केट में तो कुछ नहीं करना, परफेक्ट मार्केट के जितने फीचर्स हैं बस वो अच्छे से पढ़ लो। बाकी फर्म इज प्राइस टेकर और इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। परफेक्ट मार्केट को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं, ये पता होना चाहिए, कई बार लैंग्वेज चेंज कर देता है। डिटर्मिनेशन के अंदर ना बहुत ध्यान से बस ये रखो कि आपको डिमांड और सप्लाई, ये तो पता ही है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम है और क्वांटिटी है। इसमें इतने सारे केसेस आते हैं ना कि बस आपको केस का एनालिसिस सही करना है। किसी भी रीजन से डिमांड शिफ्ट हो सकती है राइट में या लेफ्ट में, और किसी भी रीजन से सप्लाई शिफ्ट हो सकती है राइट में या लेफ्ट में। अब वो कोई भी केस दे सकता है और देता भी है क्वेश्चन के अंदर कि बताओ प्राइस बढ़ गया या क्वांटिटी कम हो गई, या प्राइस कम हो गया क्वांटिटी बढ़ गई, तो क्या होगा। तो इसमें आप ध्यान से बस जो भी क्वेश्चन बोले या एनालाइज करना हो तो अपना एक डायग्राम बनाकर चेक करना कि क्या हो रहा है। नया इक्विलिब्रियम आ गया तो प्राइस बढ़ गया या क्वांटिटी भी बढ़ गई, ये ध्यान रखना है। और एफएडी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, सिंपल है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग कंज्यूमर के लिए करती है सरकार, जिसमें वो प्राइस जो है एक ऐसा फिक्स कर देती है जो कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा सस्ता लगे। और प्राइस फ्लोरिंग प्रोड्यूसर के लिए करती है सरकार, जिसमें एमएसपी भी आप कह सकते हो, जिसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा सेट कर देती है ताकि प्रोड्यूसर को महंगे पर बेचने का मौका मिले। तो ये बेसिकली आपको मार्केट्स के अंदर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मेरा पॉइंट ये था कि बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताऊं कि जब आप माइक्रो का रिवीजन करो तो किन किन चैप्टरों में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करो। आई होप हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सीयूईटी के सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा, क्योंकि इस पर हमारे रेगुलर पॉडकास्ट आ रहे हैं, जीएटी की भी तैयारी हो रही है जैसा कि आप देख रहे हो, और साथ ही साथ इंग्लिश को लेकर भी कई बच्चे परेशान थे तो उसका भी समाधान करने वाले। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत हो तो कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की।